तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा बैक्टीरिया के ऊपर होने वाला है। अब बैक्टीरिया से रिलेटेड आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, लाइक हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो, और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया को समझने से पहले सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी अपनी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब यहाँ पे ये क्या होती है, तो देखो सबसे पहली बात बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखो हमारी यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, तो उनके अंदर हमें दो टाइप की सेल देखने को मिलती है। एक होती है हमारे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है हमारे यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल। तो देखो सिंपल सी बात है, जिन भी ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग बीइंग के अंदर हमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिज्म इन विच वी फाउंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें जो है मतलब जिन भी लिविंग बीइंग के अंदर हमें जो है यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी, वो हमारे क्या हो जाते हैं, यूकैरियोट्स। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कुछ बेसिक डिफरेंस की बात करें, तो देखो प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस इन देयर सेल। यानी देखो यहाँ पे जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, उनके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो ह्यूमन सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है या फिर यूकैरियोटिक होती है, बताओ। हम लोग की जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? भाई हम लोग की सेल में न्यूक्लियस होता है। यानी हम लोग जो हैं वो हम लोग किस में बिलोंग करते हैं, हम लोग बिलोंग करते हैं अपने यूकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट पॉजेज अ न्यूक्लियस इन देयर सेल्स। और हमारी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यानी हमारी सेल्स कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स आखिर हमें देखने को कहाँ मिलती है, तो देखो काफ़ी सिंपल सी बात है। हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग अपनी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। तो भैया यहाँ पे दीज सेल्स आर टेंड टू बी स्मॉलर एंड यूजुअली फाउंड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड आर्की। तो यहाँ पे देखो जो हमारी बैक्टीरिया होती है, जिसके बारे में हमें बहुत डिटेल में बात करनी है, तो हमारी बैक्टीरिया की सेल हमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है हमारे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर हमें जो है कोई भी न्यूक्लियस वगैरह देखने को नहीं मिलता है। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी आप बस ऊपर से चीज़ें समझो, ठीक है। और यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में भी देखो, जैसे ह्यूमन सेल भी हमारी यूकैरियोटिक होती है, लेकिन ह्यूमंस के अलावा अगर हम लोग बात करें, क्योंकि देखो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोग ह्यूमंस की बात तो करेंगे नहीं, हम लोग बात करेंगे अपने माइक्रोब्स के बारे में। तो माइक्रोब्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे फंजाई और एल्गी वगैरह होते हैं, ठीक है, इनके अंदर हमें जो है यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। यानी इनकी सेल यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी सेल से ही मिलती जुलती होती है। यहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी हमें जो है यूकैरियोटिक सेल्स ही देखने को मिलती है। यानी इनकी सेल्स में हमें जो है न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। लेकिन बैक्टीरिया, आर्की, ठीक है, अब आर्की भी हमारे टाइप का बैक्टीरिया ही होता है, तो इसके बारे में कभी बात करेंगे डिटेल में। बाकी जैसे बैक्टीरिया, आर्की, इन सब के अंदर हमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। यानी इनकी सेल हमारी सेल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और उसी के बारे में हमें जो है काफ़ी डिटेल में आज बात करनी है। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर ही 2 नंबर या 5 नंबर में देखने को मिलता है, जो कि हमारे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अच्छा आप लोग देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत लॉन्ग में पूछा जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, तब आप लोग को यहाँ पे इन दोनों सेल को डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। अब कैसे करोगे, देखो ये जो यूकैरियोटिक सेल है भाई, ये तो हमारी ह्यूमन सेल है, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल को अगर आप लोग को एक्सप्लेन करना है, तो हम लोगों ने इसको फर्स्ट सेमेस्टर में एचएपी में ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको तो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे, मतलब अभी जो इसके बाद हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हमारा यही है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग लॉन्ग में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑल दो लॉन्ग में क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा, बाकी यहाँ पे ये 2 नंबर में ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कुछ बेसिक डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी सेल है वो स्मॉल होती है, और ये हमारी थोड़ी सी लार्ज होती है, ठीक है। यानी अब देखो बैक्टीरिया वगैरह की सेल है भाई, तो बहुत स्मॉल तो होगी, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर रीजन डोंट हैव मेम्ब्रेन, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें न्यूक्लियस तो देखने को मिलता नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियस की जगह क्या देखने को मिलता है, एक न्यूक्लियर रीजन यानी न्यूक्लियड। देखो यहाँ पे ऐसे समझो, ये हमारी होती है ह्यूमन की सेल, है ना। ह्यूमन सेल में हमारे क्या होते हैं, हमारा एक मस्त, देखो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, ठीक है, और
यहाँ पे क्या होता है हमारा जो है हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया और भी सारी चीज़ें हमें ह्यूमन सेल यानी कि यूकारियोटिक सेल में देखने को मिलती है। अब अगर माइक्रोब्स में बात करें तो ये हमें जो है फंजाई, एल्गी वगैरह में देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें अपने प्रोकार्योटिक सेल के बारे में, तो इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में बात करनी है। तो यहाँ पे हमें कोई न्यूक्लियस वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बल्कि हमें यहाँ पे सेंटर में कुछ जो है एक कह सकते हो कि न्यूक्लियर रीजन, यानी यहाँ पे हमारा जो है जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बताओ, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह होता है। तो देखो डीएनए वगैरह हमारी इस प्रोकार्योटिक सेल में भी होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, बल्कि हमारे एक सेंटर में थोड़ा सा कह सकते हो एक न्यूक्लियस की जगह पे एक रीजन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर रीजन, या फिर इसी को हम लोग सिंपली न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। देखो सिंपल सी बात है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखो जो हमारी यूकार्योटिक सेल है उसके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लेकिन प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, बल्कि न्यूक्लियस की जगह पे हमें जो है न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियोइड हमारा क्या है, न्यूक्लियोइड हमारा सिंपली एक जगह है, ठीक है, कोई यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह है नहीं, बल्कि एक रीजन है बस, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे देखो इनका जो हमारा यूकारियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर हमें एक बढ़िया सी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक है, और इसी मेम्ब्रेन के अंदर हमारा न्यूक्लियस फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह देखने को मिलती ही नहीं है, यानी ये बिल्कुल फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है, फ्रीली। Now prokaryotic cells have single chromosomes while eukaryotic cells have more than one chromosome. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी प्रोकार्योटिक सेल है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम हमारे क्या होते हैं, हमारे डीएनए की एक लॉन्ग स्ट्रैंड बन जाती है, तो वही हमारा क्रोमोसोम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा प्रोकार्योटिक सेल्स हैं इसमें सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम होगा, बल्कि यहाँ पे यूकार्योटिक सेल्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम हो सकते हैं ना। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जब हमारी प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है तो हमारा न्यूक्लियोलस कैसे होगा, देखो न्यूक्लियोलस हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियस है ही नहीं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी नहीं है, और यहाँ पे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोलस भी है, सिंपल सी बात है। नाउ दे आर यूजुअली यूनिसेलुलर, दे आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो हमारी प्रोकार्योटिक सेल्स होती हैं, या फिर कह सकते हो कि जो हमारे प्रोकार्योट्स होते हैं, उनके अंदर हमें जनरली सिर्फ एक सिंगल सेल ही देखने को मिलती है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक सिंगल सेल देखने को मिलती है, जबकि अगर हम लोग यूकार्योटिक की बात करें, जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हमारे अंदर कितनी सेल है, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जबकि बैक्टीरिया वगैरह हमारे यूनिसेलुलर, यानी इनके अंदर हमें जो है सिर्फ एक सिंगल सेल देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारी प्रोकार्योटिक सेल्स का राइबोसोम होता है वो हमारा 70S होता है, वाइल हमारी यूकार्योटिक सेल्स का राइबोसोम 80S होता है। अब देखो इसके बारे में हम लोग सेपरेटली किसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे 70S 80S क्या होते हैं। तो यहाँ पे अभी आप बस ऐसे समझ लो, ठीक है, कि इसका 70S होता है, इसका 80S होता है। तो ये हमारे कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं हमारे प्रोकार्योटिक सेल्स वर्सेज यूकार्योटिक सेल्स में। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने बैक्टीरिया के बारे में, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बैक्टीरिया का एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं। द वर्ड बैक्टीरिया इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बैक्टीरियम दैट मीन्स रॉड और स्मॉल स्टिक। देखो ये जो बैक्टीरिया वर्ड है ये हमारा एक ग्रीक वर्ड बैक्टीरियम से डिराइव किया गया है। अब ये जो देखो ये जो हमारा बैक्टीरियम है ना, इसको जनरली हम लोग एक सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। यदि मान लो अगर हम लोग एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको बैक्टीरियम बोलते हैं, लेकिन आपको पता है बैक्टीरिया हम लोग कभी एक की बात करेंगे नहीं, बैक्टीरिया कितने सारे होते हैं, वहाँ पे हमें जो है मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, तो उनको जनरली हम लोग यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में बैक्टीरिया बोल देते हैं। यानी एक चीज़ आप समझना कि बैक्टीरिया हमारा एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, और इसका सिंगुलर फॉर्म हमारा क्या हो जाता है, बैक्टीरियम, जो कि हमारा एक ग्रीक वर्ड है, और जिसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रॉड और स्मॉल स्टिक होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो बैक्टीरिया है ना ये थोड़े से रॉड वगैरह शेप के होते हैं। अभी इसके बारे में भी हम लोग क्लासिफिकेशन में देखेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी देखो ये चीज़ें हमें पता है कि बहुत स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोप के बिना हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पे दीज आर द मोस्ट अबंडेंट प्रोकारियोट्स। अब यहाँ पे देखो जैसे ये जो हमारी प्रोकारियोट्स होते हैं, यानी जिनके अंदर हमें ये प्रोकारियोटिक सेल देखने को मिलती है, तो उनमें सबसे ज़्यादा हमारे बैक्टीरिया ही होते हैं, यानी बैक्टीरिया हमारे मोस्ट अबंडेंट प्रोकारियोट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया परफॉर्म पॉजिटिव एंड वाइटल रोल इन नेचर, बट फ्यू ऑफ देम आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज एंड इन्फेक्शन। अब देखो बैक्टीरिया वगैरह सुन के ना आप लोग मतलब हमेशा ये लगता होगा ना कि ये हमारे लिए हार्मफुल ही है, बट ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं बल्कि हमारे लिए पॉजिटिव रोल ज़्यादा प्ले करते हैं, यानी बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल बहुत ज़्यादा है। बस कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमारे हार्मफुल होते हैं,
जैसे देखो यहाँ पे वायरस की बात नहीं हो रही, वायरस तो जनरली हार्मफुल ही होते हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है इसमें हमारे बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो कि हमारे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। और जैसे यहाँ पे दूध को दही में कन्वर्ट कौन करता है, बताओ, दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, आप लोग कमेंट में लिख के बताओ। द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। अब यहाँ पे देखो बैक्टीरियोलॉजी, जैसे हम लोग बैक्टीरिया वगैरह की जब बात करते हैं तो उसके लिए हमारी एक ब्रांच है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। सिंपल सी बात है। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे आज के अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारे यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर आखिर है क्या, देखो, examination of bacterial cells with electron microscope reveals various component structures of bacteria, some of them present outside the bacteria while some present inside the bacteria। अब देखो आपको पता है कि बैक्टीरिया को हम लोग यहाँ पे खुली आंखों से तो देख नहीं सकते, तो हम लोग इसको देखते किससे, हमारा एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया को अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें यहाँ पे उसका एक बहुत ही डिटेल सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और यहाँ पे देखो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का होता है। अब एक चीज़ आप लोग समझो, हम लोगों ने क्या देखा, बैक्टीरिया हमारा क्या है, एक प्रोकारियोट है, और प्रोकारियोट क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी इनके अंदर हमें सिंगल सेल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वही हमारे बैक्टीरियल सेल का भी तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। भाई बैक्टीरिया हमारा क्या है, उसके अंदर एक सिंगल सेल ही तो है, तो जो हमारा बैक्टीरिया है वही हमारी बैक्टीरियल सेल भी तो है, यानी बैक्टीरियल सेल भी हमारी बिल्कुल वही चीज़ है। सो यहाँ पे देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग अपने बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। और आपको पता है कि जो हमारी बैक्टीरियल सेल है वो हमारी क्या होती है, प्रोकारियोटिक सेल। यानी अगर हम लोग यहाँ पे अपने बैक्टीरियल सेल की स्टडी कर ले तो हम लोग यहाँ पे प्रोकारियोटिक सेल की भी तो स्टडी कर लेंगे। सो यहाँ पे देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सिंपली हम लोग करते क्या है, समझ गए आप लोग, बैक्टीरियल सेल के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी देखो ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर ऊपर हमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे आप लोग को ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं ये हमारा हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और एक हो गया हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी बैक्टीरिया के अंदर हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है जैसे हमारी ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में देख लेंगे। तो देखो इन सब के बारे में हम लोग सेपरेटली काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोग को कहाँ देखने को मिलेंगी इस वाले फिगर में। तो देखो सबसे पहले आ गया हमारे यहाँ पे कैप्सूल। तो यहाँ पे देखो कैप्सूल होती है हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ये देखो ये जो पिंक कलर की लेयर दिख रही है ये हमारी होती है बैक्टीरिया की कैप्सूल, ठीक है। और कैप्सूल के बाद आता है हमारे यहाँ पे सेल वॉल। तो यहाँ पे देखो कैप्सूल, यहाँ पे देखो ये जो पिंक कलर और थोड़ा सा ये जो यहाँ पे जो हमारा ग्रीन कलर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आप लोग को ट्रांसपेरेंट लेयर देखने को मिल रही है, देखो ये वाली, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें फ्लैजिला की, तो यहाँ पे देखो ये जो आप लोग को बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ब्लैक कलर का, ये हो गया हमारे यहाँ पे फ्लैजिला। अब देखो फ्लैजिला हमारा प्लूरल होता है, अगर हम लोग एक की बात करेंगे तो फ्लैजिलम बोल देंगे। अब इस सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, अब ये बस आप ऐसे देखो कि है क्या, ठीक है। और फिर आता है हमारे यहाँ पे पिलाई और फिम्ब्रेई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आप लोग को थोड़ा सा ब्लैक और ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ऊपर वाली, ये होते हैं हमारे यहाँ पे पिलाई और फिम्ब्राई। तो देखो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अभी बात करेंगे कि कैसे अलग है। और इंटरनल स्ट्रक्चर में बात करें तो इंटरनल में आ जाती है सबसे पहले हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे देखो ये जो आप लोगों को नियॉन कलर की लेयर देखने को मिल रही है ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, इतना तो आप लोगों को पता ही है। और फिर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। देखो अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी आप लोग को पोर्शन दिख रहा है ये सारा हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारे सेल के अंदर का फ्लूइड। देखो कुछ चीज़ें हमारी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम ही होती हैं, जैसे साइटोप्लाज्म हमें हर जगह देखने को मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें हर जगह देखने को मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारा हो गया न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड देखो आप लोग को पता है जो हमारा बीच सेंटर में एक रीजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस की जगह पे, तो न्यूक्लियाइड हो गया। फिर हमारे हो गए राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स तो यार हमें सेल्स में देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये जो हमारे थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेन्यूल्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स, है ना, ये हमारे राइबोसोम हो गए। फिर हमारा हो गया मीजोसोम। तो यहाँ पे देखो ये हमारी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसकी कुछ इनफोल्डिंग्स के फॉर्म में हमें जो है मीजोसोम देखने को मिलता है। तो सबके बारे में बात करेंगे, अभी बस आप देखते जाओ, ठीक है। और फिर आ गया एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर यहाँ पे एक अलग चीज़ होती है, इसके बारे में देखेंगे अभी। और फिर आ गया हमारे यहाँ पे प्लाज्मिड। तो यहाँ पे देखो ये आप लोग को थोड़ा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है हमारे यहाँ पे प्लाज्मिड। तो
तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर में। अब इन सब के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही खूबसूरत सा फिगर आप लोगों के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का। तो यहाँ पे इसका नामकरण अभी नहीं कर पाए थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो भी चीज़ें हम लोग आपको नोट्स में नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन सी चीज़ क्या है। बाकी अभी तो हम लोग इस वाले फिगर से समझेंगे और ये आप लोग को बनाने के लिए है। तो यहाँ पे देखो ये होता है हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया का कुछ स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक्सटर्नल में सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी अपने फ्लैजिला के बारे में। तो फ्लैजिला क्या होता है? देखो फ्लैजिला पहली बात ये एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, और सिंगुलर इसका होता है फ्लैजिलम, ठीक है। यानी अगर एक से ज़्यादा है तो हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं, और अगर एक सिंगल है तो हम लोग फ्लैजिलम बोलते हैं। तो फ्लैजिला आर लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यानी देखो ये जो हमारी बैक्टीरियल सेल होती है इसमें हमें एक बहुत ही लॉन्ग, देखो ये सबसे लॉन्ग हमारा एक जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलम। मतलब इन दोनों को अगर बोलेंगे तो फ्लैजिला हो गया। अब देखो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है सिंगल ही हो, तो इसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। बाकी एक है तो हमारा फ्लैजिलम। तो समझ गए, ये हमारा सबसे लॉन्ग वाला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। यानी यहाँ पे देखो ये जो हमारी बैक्टीरिया है ना, इसकी मूवमेंट, यानी बैक्टीरिया अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो वहाँ पे हमारा फ्लैजिलम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखो ये जो हमारा फ्लैजिलम है इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक हो गया इसका फिलामेंट, फिर हो गया हुक, फिर हो गया बेसल बॉडी। तो फिलामेंट यानी सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और फिर हमारा बीच वाला हो गया हुक, ठीक है, और सबसे नीचे वाला हो गया हमारे यहाँ पे बेसल बॉडी। बाकी अगर हम लोग चाहें तो फ्लैजिला कैन बी अरेंज्ड इन 5 डिफरेंट टाइप्स एज फॉलोज। तो देखो यहाँ पे फ्लैजिला के बेस पे जो हमारी बैक्टीरियल सेल है उसको हम लोग यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी अगर मान लो, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये जो हमारी बैक्टीरिया है इसमें हमें एक भी फ्लैजिला देखने को नहीं मिल रहा है, यानी एक भी हमें फ्लैजिलम देखने को मिल ही नहीं रहा है, तो हमारा हो गया ए ट्राइकस। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, कोई भी फ्लैजिला नहीं है। देखो ये लॉन्ग वाले की बात कर रहे हैं, ये सारों की बात नहीं कर रहे। ये हमारा पिलाई और फिमराई होता है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। ये वाले की बात कर रहे हैं कि ये अगर एक भी नहीं है तो ए ट्राइकस, और अगर सिंगल है, ठीक है, अगर सिर्फ एक है तो मोनोट्राइकस। अगर हमारे यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे बैक्टीरिया के दोनों साइड, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड अगर हमारा फ्लैजिलम प्रेजेंट है, दोनों साइड, तो हमारा हो गया एम्फीट्राइकस। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि दोनों साइड हमारे एक एक हो, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बस सिंपल है दोनों साइड प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे आप लोग 2-3 भी निकाल सकते हो दोनों साइड, ठीक है। और फिर आ गया हमारे यहाँ पे लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस में क्या है कि हमारे एक ही तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा हमारे फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होंगे इस एक तरफ, ठीक है, दूसरी साइड नहीं होंगे। और फिर हमारा आ गया पेरीट्राइकस। तो पेरीट्राइकस में क्या होगा, हमारे बैक्टीरिया के चारों तरफ प्रेजेंट होंगे, यानी चारों तरफ हमारे ये लॉन्ग वाले अगर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं पेरीट्राइकस। तो देखो यहाँ पे ये हमारा एक जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी कभी आप लोग एग्जाम में भी 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे फ्लैजिला। एंड सेकेंड स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं जो कि हमारे यहाँ पे पिलाई एंड फिम्ब्रियाई। अब देखो मोस्ट ऑफ द बुक में क्या है ना कि आप लोग को जनरली यहाँ पे सिर्फ पिलाई के बारे में बताते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे ये बोला जाता है। अच्छा सबसे पहले ये समझो पिलाई एंड फिम्ब्रियाई क्या है। देखो ये जो सबसे लंबा वाला हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा फ्लैजिलम हो गया। अब इसके अलावा ये देखो जो शॉर्ट वाले हेयर स्ट्रक्चर हैं, देखो ये थोड़ा सा, ये अब ये देखो ब्लू वाला थोड़ा सा बड़ा है, ब्लैक वाला थोड़ा सा छोटा है। तो ये दोनों को हम लोग यहाँ पे पिलाई एंड फिम्ब्रियाई बोलते हैं। अब मोस्ट ऑफ द बुक में क्या है ना कि आप लोग को बता दिया गया है कि ये सारे हमारे पिलाई होते हैं, जबकि एक हिसाब से ये गलत है, ठीक है। सारे हमारे पिलाई नहीं होते, बल्कि ये सारे हमारे फिम्ब्रियाई होते हैं, कुछ कुछ हमारे पिलाई होते हैं। तो कौन से पिलाई होते हैं, कौन से फिम्ब्रियाई होते हैं? तो देखो पिलाई एंड फिम्ब्रियाई आर शॉर्ट एंड हॉलो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। यानी देखो ये हमारे शॉर्ट होते हैं। देखो फ्लैजिलम से कंपेयर में हमारे पिलाई एंड फिम्ब्रियाई शॉर्ट होते हैं, ठीक है, और ये भी हमारे हेयर लाइक ही होते हैं, बट फ्लैजिलम हमारा लंबा होता है काफ़ी, ठीक है, और ये हमारे थोड़े शॉर्ट होते हैं। Now both pili and fimbri helps to attach bacteria to other surfaces, but pili are longer and lesser in number compared to fimbri. So ये यहाँ पे इनके बीच में सबसे मेजर डिफरेंस है कि देखो यहाँ पे जो पिलाई और फिम्ब्राई है ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया को जो है दूसरे सरफेसेज या फिर दूसरे बैक्टीरिया से हेल्प अटैच करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी बैक्टीरिया की अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पिलाई है ये थोड़ा सा हमारे फिम्ब्रियाई की कंपेयर में लॉन्गर होती है और लेसर होती है, यानी
देखो सिंपल सी बात है, ये जो पिलाई है, ये देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारे हैं पिलाई, और ये जो ब्लैक वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं फिमरिया। देखो ये फिमराई, ये पिलाई। तो पिलाई में क्या होता है कि पिलाई हमारे पहली बात थोड़े कम होते हैं, फिमराई देखो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पिलाई हमारे थोड़े कम होंगे पिलाई फिमरियाई के कंपेयर में। और दूसरी बात ये हमारे फिमरियाई के कंपेयर में थोड़े से ज़्यादा बड़े होंगे। देखो फ्लैजिलम से छोटे होंगे बट यहाँ पे हमारे फिमरियाई से पिलाई बड़े होंगे। और फिमरियाई की बात करें तो फिमरियाई हमारे जो है ज़्यादा नंबर में होते हैं और थोड़े से छोटे होते हैं। सबसे छोटे स्ट्रक्चर हमारे फिमरियाई होते हैं। यानी अगर हम लोग इन जो बाहर वाले स्ट्रक्चर हैं इनको इसके साइज के बेस में डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा आएगा फ्लैजिलम, ठीक है, सबसे बड़ा हमारा फ्लैजिलम, फिर हमारा पिलाई और फिर हमारा यहाँ पे फिमरियाई। यानी फ्लैजिलम हमारा सबसे बड़ा, पिलाई हमारा उससे छोटा और फिमरियाई हमारा सबसे छोटा। देखो ये फिमरियाई, ये पिलाई, ये फ्लैजिलम। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नाउ सेक्स पिलाई हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो यहाँ पे जो पिलाई है तो इसमें कुछ हमारी होती है सेक्स पिलाई जो कि हमारी बैक्टीरिया के कॉन्जुगेशन यानी कह सकते हो कि बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करती हैं, यानी एक से ज़्यादा बैक्टीरिया के ग्रो में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे यहाँ पे पिलाई एंड फिमरियाई। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में जो कि होता है हमारे यहाँ पे कैप्सूल। तो देखो यहाँ पे कैप्सूल क्या है, वही चीज़ है, ये जो हमारा पिंक वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है ये हमारा होता है कैप्सूल। तो कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी देखो ये हमारे बैक्टीरिया की सबसे बाहर वाली लाइनिंग होती है। देखो अच्छा एक चीज़ समझो, बैक्टीरिया के अंदर हमें जो है 3 लेयर ऑफ कवरिंग देखने को मिलती है। देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो ये जो सबसे बाहर वाली होती है इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। इट इज मेड अप ऑफ आइदर पॉलीसेक्राइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स और बोथ। यानी देखो ये जो हमारी कैप्सूल है ना, ये हमारी जो है पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, और या फिर पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, हमारे अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। यानी हो सकता है कि सिर्फ पॉलीसेक्राइड, हो सकता है सिर्फ पॉलीपेप्टाइड्स, या फिर हो सकता है ये दोनों चीज़ें हमें इसके स्ट्रक्चर में देखने को मिले, ठीक है। Now it protects the bacteria from phagocytosis and antibacterial agents। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमारी कैप्सूल है ना यही हमारे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यानी मान लो हमारी बॉडी में कोई बैड बैक्टीरिया की एंट्री हो चुकी है जो कि हमारी बॉडी को बहुत हार्म कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक खाते हैं, है ना। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स मतलब हमारी जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। लेकिन ये जो कैप्सूल है यही हमारे इस बैक्टीरिया को इस एंटीबैक्टीरियल एजेंट से बचाने का भी काम करती है। यानी ये जितनी स्ट्रांग होगी हमारा बैक्टीरिया को किल करने में हमें उतना ही टाइम लगेगा या फिर हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। यानी ये अगर कमज़ोर है तो बैक्टीरिया जल्दी मर जाएगा, अगर ये हमारी स्ट्रांग है तो बैक्टीरिया यहाँ पे जल्दी उसको कोई भी हार्म नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे फैगोसाइटोसिस, देखो हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये जो हमारी कैप्सूल की लेयर होती है ये हमारे बैक्टीरिया को इससे भी बचाने का काम करती है, यानी ये सिंपली हमारे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। नाउ द कैप्सूल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब यहाँ पे देखो कैप्सूल 2 टाइप की, मैक्रो एंड माइक्रो। देखो माइक्रो मतलब थोड़ा सा बड़ा, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा। तो अगर हमारे कैप्सूल का साइज 0.2 माइक्रोमीटर से बड़ा है तो वो हमारी माइक्रो कैप्सूल हो गई। अगर हमारे किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल का साइज इससे छोटा है तो हमारी माइक्रो कैप्सूल हो गई। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कैप्सूल। एंड सेकेंड हम लोग बात करते हैं अपने सेल वॉल के बारे में। तो यहाँ पे देखो इट इज द मिडिल कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया लाइज बिटवीन कैप्सूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे देखो ये जो आप लोग को ट्रांसपेरेंट वाली लेयर देखने को मिल रही है, ठीक है, ये वाली, ये हो गई हमारी यहाँ पे हमारी सेल वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारी सेल वॉल होती है जो कि हमें कहाँ, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैप्सूल के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है, लाइज बिटवीन। नाउ इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर गिव्स स्ट्रेंथ एंड शेप टू द सेल। यानी देखो यही हमारी जो है बैक्टीरिया सेल को शेप वगैरह देने का काम करती है, स्ट्रेंथ देती है। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। देखो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन को ध्यान से समझना, पेप्टाइडोग्लाइकेन को अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक करें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन से पेप्टाइडो का मतलब पेप्टाइड्स और ग्लाइकेन का मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट। यानी देखो ये हमारा थोड़ा सा ग्लूकोज से रिलेटेड है। अब पेप्टाइड्स हमारे क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन। यानी देखो ये जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं, अब आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा इस सबको हमारे बायोकेमिस्ट्री में। तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं तो जब इनकी हमारी लॉन्ग चेन ऐसे बन जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड्स, ठीक है। अब अगर मान लो बहुत ज़्यादा है, जैसे 2 है तो डाई पेप्टाइड, 3 है तो ट्राई पेप्टाइड, 4 है तो टेट्रा और 5 है तो पेंटा,
ठीक है, और उसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे देखो अमीनो एसिड्स की हमें जहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन में पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है, यानी यहाँ पे अमीनो एसिड्स 5 के ग्रुप में होते हैं। और वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में भी हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब 2 कार्बोहाइड्रेट। तो वो 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे यहाँ पे नैग, एक होता है हमारे यहाँ पे नैम। देखो ये चीज़ें बस मैंने आप लोगों को बताई ताकि आप लोगों को पता हो, ठीक है। बाकी जैसे कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन विच इज, ठीक है, विच इज रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसको हम लोग बोलते हैं नैग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया नैग और एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और ये हो गया हमारे यहाँ पे नैम। तो इस नैग और नैम की सब रिपीटिंग यूनिट्स जिनके साथ हमारी पॉलीपेप्टाइड्स अटैच होते हैं, वो हमारी जो है उनसे मिलकर हमारी सेल वॉल देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे बात करें तो देखो एक चीज़ आप लोग समझो, ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं। जैसे इसको हम लोग बहुत अलग अलग बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग आज जो हम लोग देखेंगे वो होगा हमारे यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेकिन एक होता है हमारे यहाँ पे ग्राम क्लासिफिकेशन। तो एक होते हैं हमारे यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इन दोनों के बारे में नेक्स्ट यूनिट में हमें जो है काफ़ी डिटेल में बात करनी है, बट अभी के लिए आप लोग ऐसे समझो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल हमें थिक देखने को मिलती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल हमें थिन देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस होता है हमारे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये दोनों क्या है? बैक्टीरिया के एक अलग अलग टाइप हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे देखो हमारे जो कैप्सूल है, ठीक है, सॉरी हमारी जो बैक्टीरिया सेल है, तो इसके हम लोगों ने सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर हमें जो है सबसे पहले देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो ये जो आप लोगों को थोड़ा सा नियॉन कलर से देखने को मिल रही है, ये हो गई हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द इनरमोस्ट लेयर, इनरमोस्ट कवरिंग, ठीक है, हमारी सबसे अंदर होती है। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज, अब इसको हम लोग यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर इनर मेम्ब्रेन के नाम से भी जान सकते हैं, सारी चीज़ें सेम है। नाउ इट इज मेनली, अब हमारी ये देखो मेनली हमारे फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों चीज़ों से मिलकर देखने को मिल रही होती है। नाउ इट एक्ट्स, और यहाँ पे देखो आपको पता है यार सेल मेम्ब्रेन तो सेम होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। कौन सा बैरियर? सेमी परमेबल बैरियर, है ना, जो कि क्या करती है, जिसको चाहती है उसको अंदर आने देती है, जिसको चाहती है उसको बाहर जाने देती है। यानी अलाउज ओनली सेलेक्टिव मटेरियल टू मूव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी जिसका मन होगा इसका वो उसको अंदर आने देगी और जिसका मन होगा उसको बाहर जाने देगी, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बारे में, तो यहाँ पे देखो इट इज अ कलरलेस सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक एंड थिक फ्लूइड इनक्लोज्ड विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर का जितना भी पोर्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जो कि हमारा फ्लूइड से फिल होता है, यानी हमारे एक टाइप का लिक्विड पोर्शन होता है। तो इट इज अ कलरलेस सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक एंड थिक फ्लूइड इनक्लोज्ड विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे देखो इसके अंदर हमारे क्या होता है? 80% वाटर होता है, और जो रिमेनिंग 20% होता है उसमें हमारे जो भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये हमारी सेल्यूलर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और जो भी हमारी सेल रिएक्शन होती है उनमें हेल्प करता है। और फिर हम लोग बात करें अपने 3rd नंबर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे हो गया हमारे यहाँ पर राइबोसोम। तो राइबोसोम देखो क्या है, ये जो हमारे सेल के अंदर टीनी ग्रैन्यूल्स, यानी ये जो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है, यही होते हैं हमारे राइबोसोम। नाउ बैक्टीरिया, अब देखो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग वैसे समझ लो, अभी हम लोग बाद में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि ये जो हमारी प्रोकार्योटिक सेल है इसके अंदर हमारा 70S राइबोसोम होता है, जबकि यूकार्योटिक सेल में हमें जो है 80S राइबोसोम देखने को मिलता है। तो बैक्टीरिया हमारा प्रोकार्योटिक है तो 70S होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखो ये हमारे क्या है, सिंपल है, टीनी स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी बहुत ही स्मॉल होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, अब इसके अंदर क्या होता है, हमें RNA और प्रोटीन्स देखने को मिलता है। राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम मेनली हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस का ही तो काम करते हैं, तो वही चीज़ है। और यहाँ पे एंजाइम को भी मेन रोल ऑफ RNA टू सिंथेसाइज बैक्टीरियल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, तो वही चीज़ है। एंड फिर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है? तो देखो प्लाज्मिड हमारी बैक्टीरियल सेल में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कल ऑफ DNA, यानी हमारे DNA के स्मॉल सर्कल्स होते हैं ना। बैक्टीरियल सेल्स हैव मैनी प्लाज्मिड, अब इनके अंदर हमें बहुत सारे प्लाज्मिड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। प्लाज्मिड्स आर यूज टू एक्सचेंज DNA बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स, और ये क्या करते हैं, जो भी हमारी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनके बीच में DNA एक्सचेंज का काम करते हैं। एंड फिर हमारे बात करें हम लोग मीजोसोम्स के बारे में,
तो मीजोसोम्स आर ऑर्गेनेल्स फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स। देखो ध्यान से देखना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जब ये थोड़ी हमारी एक इनफोल्ड यानी फोल्ड हो जाती है थोड़ा अंदर की तरफ, इन फोल्ड का क्या, इन मतलब अंदर, फोल्ड मतलब फोल्ड होना ना, तो इन फोल्डिंग से हमें जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोसोम। ठीक है, नाउ दे आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, यानी ये हमारी बैक्टीरियल सेल्स की मेम्ब्रेन्स में देखने को मिलती है, सिंपल सी बात है। और ये क्या करते हैं, ये हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करने का काम करते हैं। और फिर हम लोग बात करें अपने न्यूक्लियोइड के बारे में, तो देखो न्यूक्लियोइड वही है, इंस्टीड ऑफ न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल्स कंटेन्स न्यूक्लियोइड, यानी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है तो न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, एक टाइप का न्यूक्लियर रीजन होता है। Nucleoid is an irregularly shaped region within the prokaryotic cells that contains all or most of the genetic materials। और यहाँ पे देखो इस रीजन में हमें जो है क्या देखने को मिलता है, हमें जेनेटिक मटेरियल्स, यानी जैसे जो हमारे डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं। अब डीएनए आरएनए क्या होते हैं, हमारी जो है क्रोमोसोम्स में देखने को मिलते हैं। ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोइड। और फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे एंडोस्पोर के बारे में। तो देखो यहाँ पे एंडोस्पोर ऐसे समझो, एंडोस्पोर कोई बैक्टीरिया के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एंडोस्पोर क्या है, एक बैक्टीरिया की एक स्टेट होती है। कैसे होती है, एन एंडोस्पोर इज अ डोरमेंट टफ एंड नॉन प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया अंडर स्ट्रेस। देखो इसको ध्यान से समझना, जैसे जो बैक्टीरिया की सेल है, कभी कभी क्या होता है कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेस, यानी मान लो जो हमारी बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, यानी इसको जो जो चीज़ें चाहिए वो उसको मिल नहीं रही हैं, तो बैक्टीरिया हमारी क्या होती है, बैक्टीरिया सेल हमारी डेड हो जाएगी। तो उस केस में ये क्या करता है, यानी जब बैक्टीरिया को हमारे जो है अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के दौरान, यानी जब उसको अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं और बैक्टीरियल सेल हमारी डेड होने वाली होती है, तो भैया ये अपने आप को बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पोर। अब एंडोस्पोर क्या होता है, एंडोस्पोर हमारा एक टफ नॉन रिप्रोडक्टिव और डोरमेंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाता है जब भी ये हमारा डेड होने वाला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा जो है बल्कि ये हमारा एक इतना टफ स्ट्रक्चर होता है जो कि इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी ये बच जाता है। और जैसे ही अगर ये बच गया तो ये दोबारा से हमारे बैक्टीरिया में फिर से कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी भी रखता है, यानी एंडोस्पोर हमारा दोबारा से बैक्टीरिया को फॉर्म भी कर सकता है। तो उस तरीके से क्या होता है कि हमारा बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, कभी कभी जो है इन अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दे आर यूजुअली अकर्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, उनके अंदर हमें ये जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो एक चीज़ समझो, बैक्टीरिया को हम लोग यहाँ पे बहुत ही अलग अलग बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। उनमें से हमारा सिर्फ एक टाइप है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, यानी मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर, यानी बैक्टीरिया जो है ऊपर से दिखने में कैसा है, यानी वो उसका शेप वगैरह कैसा है, उस बेस पे जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे देखो इसको हम लोग 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है ये चीज़। ठीक है, पहला हो गया स्फेरिकल शेप, दूसरा हो गया सिलेंड्रिकल शेप, थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे स्पाइरल शेप। तो सिंपल है, स्फेरिकल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हमारा सर्कुलर है ना। तो स्फेयर में, तो स्फेयर क्या होता है, स्फेयर यानी थोड़ा सा, देखो यहाँ पे ये जो हमारे स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया हैं ये हमारे स्फेरिकल शेप के होंगे। जैसे देखो यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हो, ये हमारे क्या है, थोड़ा सा स्फेरिकल शेप के हैं, तो ये हमारे स्फेरिकल बैक्टीरिया हो जाते हैं। अब देखो इनका हमारा एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोकस। तो दीज आर बेसिकली कोकस बैक्टीरिया विच इज स्फेरिकल इन शेप, यानी ये हमारा एक टाइप का कोकस बैक्टीरिया होता है। नाउ दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब देखो इस कोकस को भी हम लोग जो है डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो ये बहुत ईजी है, जैसे मान लो अगर हमारा कोकस सिंगल फॉर्म में, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में, तो हमारा हो गया माइक्रो कोकस। माइक्रो कोकस मतलब बहुत ही स्मॉल सिंगुलर फॉर्म ऑफ कोकस। ठीक है, अब अगर मान लो ये जो हमारा कोकस है, ध्यान से देखना, ये तो मेरे ख्याल से सबसे इजी चीज़ है। जैसे अब भैया हमारा कोकस अगर 2 के फॉर्म में तो हमारा डिप्लोकोकाई। अच्छा देखो, जब है हमारा सिंगल है तो हम लोग कोकस बोलते हैं, और जब हमारा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा तो हम लोग कोकाई बोल देंगे। तो जैसे 2 हो गया तो कोकाई, ठीक है, तो डिप्लोकोकाई। फिर हमारा हो गया स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी यहाँ पे क्या है, देखो प्रेजेंट इन चेन, यानी यहाँ पे हमें जो है एक चेन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। फिर हमारा हो गया स्टेफाइलोकोकाई, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट एज अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी ये हमारा जैसे अंगूर का एक गुच्छा नहीं होता है उस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये देखो, ये हो गया हमारे यहाँ पे, ये हो गया स्टेफाइलोकोकाई। देखो कितना सिंपल है यार ये। फिर हो गया टेट्रार्ड्स, तो टेट्रार्ड्स मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ 4, तो यहाँ पे देखो ये हमारा 4 के ग्रुप में प्रेजेंट है। और फिर हो गया हमारे यहाँ पे सार्किनाई, तो ये क्या होता है,
प्रेजेंट इन अ 3 प्लेन, यानी ये हमारे थोड़ा सा 3D में देखने को मिलता है। कैसे? एज अ क्यूब आप लोगों ने देखा है 3D स्ट्रक्चर होता है, तो उस तरीके से हमें जो है इस सार्किनाई देखने को मिलता है। तो देखो ये कितना इजी सा स्ट्रक्चर था, ठीक है। और सेकंड हमारा होता है सिलेंड्रिकल शेप। तो देखो आप लोग नाम से समझ गए होंगे इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हमें सिलेंड्रिकल शेप में देखने को मिलेगा बैक्टीरिया। तो यहाँ पे भी काफ़ी सिंपल है, जैसे सिलेंड्रिकल को हम लोग रॉड शेप भी बोल सकते हैं, रॉड सिलेंड्रिकल सेम ही तो होता है। जैसे यहाँ पे अब इनको देखो, यहाँ पे जैसे हमारा स्फेरिकल वाले को हम लोग क्या बोलते थे, कोकस, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस। दीज आर बेसिकली बैसिलस बैक्टीरिया दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। इनको भी हम लोग ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे बैसिलस अगर हमारा सिंगल फॉर्म में, देखो ये ध्यान से देखना, अगर हमारा जो बैसिलस है, ठीक है, अगर ये सिंगल फॉर्म में तो बैसिलस, अगर दो में है देखो बिल्कुल सेम है तो डिप्लोबैसिलाई, ठीक है। और अगर अब जैसे बैसिलस सिंगुलर फॉर्म हो गया, बैसिलाई हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया। अब अगर ये हमारा एक चेन में है तो चेन में हमारा स्ट्रेप्टोबैसिलाई। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोकोबैसिलाई। यानी देखो जब हमारा बैक्टीरिया कोकस और बैसिलस दोनों के कॉम्बिनेशन जैसा हो, देखो कोकस हमारा स्फेरिकल, बैसिलस हमारा रॉड शेप, और यहाँ पे देखो ये आप लोग को थोड़ा सा स्फेरिकल भी दिख रहा है, थोड़ा सा रॉड शेप का भी दिख रहा है, तो इसको हम लोग बीच का फॉर्म बोल देते हैं, जो कि हो जाता है हमारे यहाँ पे कोकोबैसिलाई। तो ये हो गया, देखो काफ़ी सिंपल है, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। जैसे बैसिलस सिंगुलर फॉर्म डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलाई होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट इन अ पेयर, स्ट्रेप्टोबैसिलाई प्रेजेंट इन अ चेन, और कोकोबैसिलाई इंटरमीडिएट बिटवीन कोकाई एंड बैसिलाई, यानी ये हमारी कोकाई और बैसिलाई के इंटरमीडिएट होते हैं। काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। एंड फिर हम लोग बात कर रहे हैं अपनों स्पाइरल के बारे में। तो देखो स्पाइरल, आप लोगों ने स्पाइरल कॉपी देखी है। स्पाइरल कॉपी में क्या होता है, ये हमारी थोड़ी सी, देखो स्पाइरल कॉपी में ये जो हमारी थोड़ी सी इस टाइप की हमारी इनफोल्डिंग होती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइरल। तो अगर हमारा बैक्टीरिया कुछ इस टाइप के शेप में है तो हम लोग स्पाइरल शेप बोल देंगे। दीज बैक्टीरिया आर हेलिकल, अब इसको हम लोग इस हेलिकल शेप बोलते हैं, ठीक है। हैविंग वन और मोर ट्विस्ट, यानी इसमें जो है ऐसा भी, देखो वन और मोर का मतलब क्या है कि हो सकता है एक सिंगल ट्विस्ट हो सकता है एक से ज़्यादा ऐसे ट्विस्ट हो, है ना, तो ये भी हो सकता है। अब इसमें हमारे 3 मेजर टाइप आते हैं। जैसे पहला हो गया विब्रियो, तो विब्रियो को हम लोग यहाँ पे कॉमा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं। कॉमा मतलब देखो ये कॉमा तो आप लोग जानते ही हो, तो ये देखो ये कुछ इस टाइप के होते हैं, ऐसे होते हैं ना, तो इसको हम लोग विब्रियो बोलते हैं। फिर होता है हमारे यहाँ पे कॉइल शेप, ठीक है, तो कॉइल शेप को हम लोग यहाँ पे स्पाइरिला बोलते हैं। और फिर हमारा आता है स्पाइरोचेट्स, तो ये भी देखो ये दो स्पाइरिला और स्पाइरोचेट्स लगभग सेम ही होते हैं। स्पाइरोचेट्स क्या होते हैं, हमारे फ्लैजिला को यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, तो ये इनके अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता है। और ये होता है हमारे यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे ये चीज़ें समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल एंड इजी था। एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। अब देखो ये क्या है, आप लोग नाम से चीज़ें समझ सकते हो। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को कह सकते हो सर्वाइव करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कुछ चीज़ों की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, बहुत ही जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं। जैसे बैक्टीरिया डिफर वाइडली इन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब देखो बैक्टीरिया कोई ऐसा तो है नहीं कि हमें एक टाइप का होता है, कितने डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, तो उनकी मतलब बहुत अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट भी होती हैं। लेकिन देखो कुछ हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि हमारे सारे बैक्टीरिया के लिए सेम होती हैं। जैसे बात करें तो मान लो कुछ लोगों को कुछ पसंद है, कुछ लोगों को कुछ पसंद है। जैसे आपकी फेवरेट डिश कुछ अलग होगी, है ना, कुछ लोगों की फेवरेट डिश कुछ अलग होगी। लेकिन अगर मान लो एक बात करें तो पानी के बिना तो हम लोग नहीं रह सकते ना, यानी पानी तो हम सभी के लिए ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। तो उसी तरीके से हमारी वो कॉमन न्यूट्रिएंट्स जो कि सारे बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो इसमें हमारे जैसे हो जाते हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लगभग सभी बैक्टीरिया को चाहिए ही होती हैं सर्वाइव करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने वाटर के बारे में। तो देखो वाटर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट ही है। इट इज़ द मेजर न्यूट्रिएंट फॉर्मिंग 80% to 90% टोटल वेट ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का हमारा 80 से 90% पार्ट हमारा वाटर ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अच्छा वाटर करता क्या है, देखो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो ये क्या करता है, ये हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि क्या होते हैं दैट आर एसेंशियली यूज्ड फॉर मैनी एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। Now tap water contains manganese, cobalt, copper, nickel, calcium, etc. that is also required as micronutrients for the growth of bacteria. तो यहाँ पे देखो जैसे ये जो हमारा टैप वाटर होता है, यानी ये जो हमारा नल का पानी आता है, अब उसके अंदर हमें जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंगनीज वगैरह देखने को मिलती हैं। और देखो ये भी हमारे बैक्टीरिया के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट से ये भी चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारा वाटर जो है बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए वाटर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारे बैक्टीरिया के लिए हो जाती है। एंड सेकंड आता है हमारे यहाँ पे कार्बन। तो देखो कार्बन हमारे क्या है, बैक्टीरिया यूजेस CO2 एज प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन देखो, कार्बन बैक्टीरिया को मिलता है कहाँ से, CO2 से मिलता है। हमारे इन्वायरमेंट में CO2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप लोग को पता ही है, तो वहीं से ये लोग कार्बन का मतलब कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्यूलर मटेरियल। और जो कार्बन है वो हमारे बैक्टीरिया के सेल्यूलर मटेरियल का एक मेजर पार्ट होता है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना, ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे ऑटोट्रॉफ, ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हमारे यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। तो देखो ऑटोट्रॉफ मतलब ऑटोट्रॉफ यानी ये क्या करते हैं, ये हमारा कह सकते हो कि ये अपना जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वगैरह है या फिर कह सकते हो कि जो भी इनका खाना है ये खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। जबकि हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे कार्बन के लिए CO2 को ही पूरी तरीके से यूज करते हैं। यानी इनके लिए जो कार्बन का सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ CO2 होता है। जबकि ये जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं इनके लिए हमारा जो कार्बन का सोर्स है वो हमारा सिर्फ CO2 नहीं हो सकता, ठीक है। इनको जो है कार्बन के सोर्स के लिए ऑर्गेनिकली कंबाइंड कार्बन चाहिए होता है, जो कि इनको कहाँ से मिलता है, जैसे इनको ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये इन सबको ये लोग कार्बन सोर्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड रिक्वायरमेंट के बारे में, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन एंड सल्फर। सो यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल द की कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। यानी यहाँ पे देखो ये जो हमारी बैक्टीरिया के अंदर जो भी सिंथेसिस वगैरह होती है, ठीक है, तो और उसके लिए और जो हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसके लिए बैक्टीरिया को नाइट्रोजन और सल्फर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे जो है बैक्टीरिया के जो भी सिंथेसिस वगैरह होते हैं उसके लिए, और सल्फर हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो इनको यहाँ पे मिलता कैसे, नाउ दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड इन रेड्यूस्ड फॉर्म सच एज नाइट्रोजन एज इन अमीनो एसिड्स एंड सल्फर एज इन सल्फाइड्रल कंपाउंड्स। यानी देखो ये जो हमारा नाइट्रोजन है उसको बैक्टीरिया यहाँ पे अमीनो एसिड से यूज करते हैं, और जो हमारा सल्फर है उसको यहाँ पे सल्फाइड्रल कंपाउंड से यूज करते हैं। कैसे, रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है, यानी रिड्यूस्ड फॉर्म में उनको चाहिए होता है। और फिर हम लोग बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन इज द मेजर की न्यूट्रिएंट्स फॉर एरोबिक बैक्टीरिया। अब यहाँ पे भी आप लोग देखो जैसा कि मैंने बात की थी कि बैक्टीरिया को हम लोग बहुत अलग अलग बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसी में एक बेस होता है हमारे यहाँ पे एरोबिक और अनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक और अनएरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक और अनएरोबिक में क्या डिफरेंस होता है, तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे ऑक्सीजन को यूज करते हैं, यानी इनको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और ये जो अनएरोबिक है इनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। तो ये जो एरोबिक है ना, इनके लिए ऑक्सीजन एक बहुत ही मेजर की न्यूट्रिएंट होता है। एरोबिक बैक्टीरिया रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू ग्रो बिकॉज देयर मेथड्स ऑफ एनर्जी, यानी देखो इनका जो भी एनर्जी प्रोडक्शन है, ठीक है, और जिनका जो भी रेस्पिरेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं, किन में, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी तो आप लोगों को याद होगा कि एट लास्ट में जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारे ऑक्सीजन के पास से तो ट्रांसफर होता था, तो ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी हमारा हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट एंड द फाइनल हमारा ऑर्गेनिक फैक्टर्स। तो these are the essential organic compounds that are used as precursor by bacteria for the synthesis of biomolecules like protein, nucleic acid, etc. and enzymes। यानी यहाँ पे देखो जो हमारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रिक्वायर होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारे बैक्टीरिया के द्वारा प्रीकर्सर की तरह यूज किए जाते हैं। प्रीकर्सर मतलब कह सकते हो कि एक पहला मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं जिससे वो लोग क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, यानी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हमारा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स। अब आपको पता है कि प्रोटीन हमारा किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड। तो देखो वही सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। उससे क्या बनता है, उससे हमारा डीएनए आरएनए बनता है, और डीएनए आरएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो वही चीज़ तो है ना। और फिर विटामिन्स, तो विटामिन्स हमारे क्या होते हैं, विटामिन्स हमारे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और एक्टिव सेंटर्स ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। यानी ये हमारे जो है एंजाइम्स के भी सर्टेन एक्टिव सेंटर होते हैं या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्मिंग पार्ट होते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। बैक्टीरिया हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।